हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि इंडिया ने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। यूजुअली हमें अलग अलग टर्म्स सुनने को मिलती है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हम लोग जस्ट मेमोराइज कर लेते हैं कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है, बट अनटिल और अनलेस हमें उनके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता होगा, वी कैन नॉट एनालाइज दीज क्वेश्चंस इन मेंस। इस लेक्चर में दो पार्ट होंगे। इन दिस पार्ट वी विल सी कि अलग अलग टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। सेकेंड पार्ट जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें हम एनालाइज करेंगे कि क्यों इंडिया एफटीए साइन करने के बाद भी अपने स्टेटेड एम्स को अचीव नहीं कर पाता है। तो ये टॉपिक हमारे आर एस मेन जी एस 1 के यूनिट 2 के लिए रिलेवेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अलग अलग तरह के ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे पहला जो लेवल ऑफ, सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रेड एग्रीमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं, जहां पे वो ड्यूटी फ्री एक्सेस एंड सर्विसेज को अप्रोच कर पाते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं। अब इनके अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे सबसे पहला लेवल जो होता है वो पीटीए, जिसको कि हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं। उसके बाद एफटीए, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए के बाद सीईसीए, जिसे कि हम सैसा भी कहते हैं, इसे इट इज कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। देन सीईपीए, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहाँ तक हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सुना है। बट उसके आगे जो लेवल होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, दैट इज कस्टम यूनियन। आफ्टर दैट इट्स कॉमन मार्केट एंड द मैक्सिमम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इकोनॉमिक यूनियन, जो कि हम यूजुअली यूरोपियन यूनियन के केस में सुनते हैं। तो चलिए इन सारे एग्रीमेंट्स को हम डिटेल में देखेंगे, ताकि आने वाले टाइम में जब भी हमें पता लगे कि किस कंट्री के साथ हमने सेपा और सेसा साइन किया है, तो हम उसके पीछे के मोटिव को भी समझ सके, ना कि केवल हम उस कंट्री को मेमोराइज करें। ये अलग अलग तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया ने साइन किए हैं। जैसे एशियन कंट्री के साथ इंडिया ने एफटीए भी साइन किया हुआ है, सिंगापुर के साथ सेसा साइन किया हुआ है, मलेशिया के साथ भी सेसा साइन किया हुआ है। इसी तरह से जापान के साथ में इंडिया ने सेपा साइन किया हुआ है। सिमिलरली जो हमारा सार्क कंट्रीज़ है वहाँ पे हमने साफ्टा साइन किया हुआ है, जिसमें कि श्रीलंका एंड नेपाल, भूटान के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इसी तरह से यूएई के साथ में रिसेंटली इंडिया ने सेपा साइन किया हुआ है। तो ये अलग अलग तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से अब देखिए कि एक ही रीजन के अलग अलग देशों के साथ क्यों हमने अलग अलग तरह के ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसका पता हमें तब लगेगा जब हम इन ट्रेड एग्रीमेंट के बेसिक्स और इनका क्या पर्पस होता है उसके बारे में जानेंगे। एनालिसिस का वीडियो अगले पार्ट में आएगा। तो आज जो है हम सबसे पहले इन ट्रेड एग्रीमेंट्स को समझते हैं। तो जो सबसे बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट किसी भी कंट्री के बीच में होता है, इट इज़ कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये सबसे बेसिक लेवल का ट्रेड एग्रीमेंट होता है। जब आप किसी कंट्री के साथ इकोनॉमिक टाई एस्टेब्लिश कर रहे होते हो, तो एक उसमें ये आपके काम में आता है। जैसे सबसे पहले ये जो होता है, एक पॉजिटिव लिस्ट जनरेट करता है। मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। दे डिसाइड कि 30 ऐसे आइटम्स होंगे जिन पे हम हमारी ट्रेड ड्यूटी को मिनिमाइज और जीरो कर देंगे। तो ये एक पॉजिटिव लिस्ट को मेंटेन करते हैं कि इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स होंगे उनको हम ड्यूटी फ्री या ड्यूटी मिनिमाइज कर देंगे। तो इसे हम एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, तो इंडिया ने जो मर्कोसर कंट्री के साथ साइन किया हुआ है, जिसमें बेसिकली कुछ लैटिन अमेरिका की कंट्री जैसे वेनेजुएला, बोलीविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे एंड ब्राज़ील आती है। इसी तरह से इंडिया ने चिली के साथ भी एक पीटीए साइन किया हुआ है। ये इसका जो पर्पस होता है, जहाँ पे आपके इकोनॉमिक टाइज उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वहाँ पे आपके इकोनॉमिक इंगेजमेंट को बढ़ाना होता है, ताकि आने वाले टाइम में आप उन कंट्रीज़ के साथ एफटीए और अपने इंटीग्रेशन को और बढ़ा सकें। पीटीए के जो प्रोज हैं वो है कि सबसे पहले तो जो सिलेक्टेड एक्सपोर्ट सेक्टर है उन्हीं के लिए हम यूजुअली देखते हैं। ईजी टू सिंपल होते हैं, ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें होते नहीं हैं। और इनकरेज करता है कि इनिशियल ट्रेड टाइज विद द डेवलपिंग इकोनॉमीज। इसीलिए आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि यूजुअली हम लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हो गई या जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके साथ पीटीए साइन करते हैं। कॉन्स क्या हैं इसके? लिमिटेड स्कोप है, कवरेज भी इसका लिमिटेड होता है, ट्रेड वॉल्यूम इज कंपैरेटिवली लो, साथ ही कॉम्प्लेक्स टैरिफ ओवरले विथ मल्टीपल पीटीएस। ठीक है।
अब पीटीए के बाद जो अगला लेवल ऑफ एंगेजमेंट आता है दैट इज एफटीए, और यही हमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली ही यूपी के साथ एफटीए साइन किया है, तो ये पीआईबी का ऑफिशियल इन्फोग्राफिक है जहाँ ये कहते हैं कि व्हाट इज पीटीए, इट इज़ रिड्यूसिंग और रिमूविंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, साथ ही ट्रेड बैरियर्स को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कम कर देना। इसमें हम देखते हैं कि इंडिया ने श्रीलंका के साथ एफटीए साइन किया 1998 में, आसियान कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने एफटीए साइन किया, और रिसेंटली यूके के साथ एफटीए साइन किया। थाईलैंड के साथ भी इंडिया ने एफटीए साइन किया विच इंक्लूड्स अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। ये टर्म भी आप बहुत न्यूज़ में देखेंगे कि व्हाट इज़ अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। तो बेसिकली ये एफटीए का प्रीकर्सर होता है जहां हम एक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए सिलेक्टेड आइटम्स के साथ एफटीए करते हैं ताकि हम अपने एंगेजमेंट को बढ़ा सकें, और जब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है तब हम उसे फुल स्केल एफटीए की तरफ ले जाते हैं। तो देखते हैं कि एफटीए के प्रूफ क्या होते हैं। सबसे पहले तो ट्रेड वॉल्यूम्स एंड एक्सपोर्ट मार्केट का एक्सेस आपको देता है। अगर आपकी इनपुट कॉस्ट लो होती है फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एज वेल, साथ ही जब एफटीए होता है तो फॉरेन कंट्रीज से भी आपके यहाँ ट्रेड होना स्टार्ट होता है। तो जो आपकी डोमेस्टिक कंट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और कंज्यूमर के लिए चॉइस की डाइवर्सिटी, क्योंकि पहले मान लीजिए उसके पास एक्स प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होता था, अब वही प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज से उसके पास आ रहा है, तो उसके पास कंज्यूमर चॉइस बढ़ती है जिससे कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी होती है और क्वालिटी ऑफ गुड्स भी बढ़ती है। कुछ इसके कॉन्स भी होते हैं, जैसे ट्रेड डेफिसिट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मैक्सिमम एफटीए में इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट के साथ सर्वाइव कर रहा है। साथ ही प्रेशर ऑन वल्नरेबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री लाइक डेयरी एंड एमएससी, दिस इज ऑलवेज आवर कंसर्न। इसके साथ ही जो रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम हैं, ये भी बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। जैसे देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, रिसेंटली इंडिया कंसीडर कर रहा है कि जो आसियान कंट्री के साथ एफटीए है उससे इंडिया एग्जिट कर जाए। अब इसका रीज़न क्या है देखिए, सबसे पहले इंडिया का जो इशू है दैट इज़ रूल्स ऑफ ओरिजिन। अगर आप एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड देखेंगे तो 2010 में हमारा $5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, और करंट में 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का ये ट्रेड डेफिसिट अराउंड $43 बिलियन का हो गया है। तो ये इंडिया इस तरह से इतना लूज क्यों कर गया? बेसिकली अगर आप रूल्स ऑफ ओरिजिन देखेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एशियन कंट्रीज टू द चाइना, तो चाइना का जो गुड है वो इंडिया में डंप होना स्टार्ट हुआ। इस वजह से इंडिया एशियन कंट्रीज के साथ इस जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसमें एक लूजिंग साइड में आया। तो रिसेंटली गवर्नमेंट कंसिडर भी कर रही है कि वेदर वी शुड लीव इट और नॉट। एफटीए और पीटीए में एक बेसिक डिफरेंस होता है। एफटीए में हम एक नेगेटिव लिस्ट मेंटेन करते हैं, जैसे पीटीए में एक पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन करी थी, एफटीए में हम एक नेगेटिव लिस्ट मेंटेन करते हैं। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कंट्री ए और कंट्री बी आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि इन 70 आइटम्स पे ड्यूटी नहीं लगेगी और ओनली 30 आइटम्स पे ड्यूटी लगेगी। कहने का मतलब एक ही है, पर्पस एक ही होता है कि आइटम्स पे ड्यूटीज़ को मिनिमाइज करना है। बस पीटीए में हम एक पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन करते हैं कि किन किन आइटम पे ज़ीरो ड्यूटी लगेगी, और एफटीए में हम एक नेगेटिव लिस्ट मेंटेन करते हैं कि किन किन आइटम पे ड्यूटीज़ नहीं लगेगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके आगे का जो कॉपरेशन लेवल आता है दैट इज सेसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। अब ये जो होता है वो एफटीए से वाइडर कवरेज देता है। इसमें ना केवल गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट और दो देशों के बीच में कॉपरेशन की बात भी आ जाती है। जैसे इंडिया ने दो कंट्रीज के साथ सेसा साइन किया हुआ है, सिंगापुर एंड मलेशिया। तो इसके अंदर आपका म्यूचुअल रिकग्निशन, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल, एफडीआई, तो ये ट्रेड इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेवल है और आपकी इकोनॉमिक एंगेजमेंट को दूसरी कंट्रीज के साथ ये बढ़ाता है। सेसा के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रेड एंगेजमेंट आता है दैट इज सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इसमें ना केवल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट आते हैं बल्कि आप स्ट्रैटेजिक लेवल पे पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हम जो बहुत ही हमारे क्लोज पार्टनर्स होंगे उनके साथ ही करते हैं। जैसे कि इंडिया ने जापान के साथ सीईपीए साइन किया है, साउथ कोरिया के साथ साइन किया है, यूएई के साथ इंडिया ने सीईपीए साइन किया है। अब इसमें हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि बहुत एक मेजर बोन ऑफ कंटेंशन रहते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स में, वो हम उनके लिए कॉमन डिस्प्यूट मैकेनिज्म,
तो हमारा जो लेवल ऑफ एंगेजमेंट आता है दैट इज नाउ बिकमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक साइड, तो हायर इंटीग्रेशन एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक्स लिंकेज देन सेसा। साथ ही आप देखेंगे कि इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हम म्यूचुअल डिग्री एग्रीमेंट्स भी करते हैं ताकि हमारी एजुकेशनल डिग्री की म्यूचुअल रिकग्निशन उस कंट्री में भी स्टैब्लिश हो सके। अब देखिए इंडिया और यूएई की जो सीईपीए काउंसिल है वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर जॉइंट हैंड्स टू बूस्ट द इनोवेशन। इसका यही मतलब है कि सीईपीए इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्रेड, ये आपको एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे पार्टनरशिप बिल्ड करता है, तो आप एजुकेशन लेवल पे इन सब सेक्टर्स पे भी काम करते हैं। तो इंडिया और यूएई की जो काउंसिल्स हैं दे आर वर्किंग टू बूस्ट द इनोवेशन थ्रू द अटल इंक्यूबेशन सेंटर एज वेल। इट शोज कि ये किस लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक नेशनल लेवल से ऊपर उठ के आप एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने सीएपीए तक सुना है, उसके बाद ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो कस्टम यूनियन इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कंसेप्ट। कस्टम यूनियन क्या होता है, जब 2 या 3 कंट्रीज मिलके आपस में एक कॉमन यूनियन बना लेते हैं जहां वो डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए जैसे ये साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, इसमें आती है आपकी नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, एस्तावनी एंड लगीतो। अब ये डिसाइड करते हैं कि आपस में जब ये ट्रेड करेंगे तो दे विल हैव ज़ीरो टैरिफ और मिनिमम टैरिफ, बट जब ये इंडिया के साथ या किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो दे विल हैव अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। सो कस्टम यूनियन इज बेसिकली कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर एंड फ्री ट्रेड विद इन द मेंबर कंट्रीज। एग्जाम्पल इसका आपका साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब कस्टम यूनियन के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट होता है दैट इज कॉमन मार्केट। कस्टम यूनियन में जो ट्रेड थे वो केवल गुड्स सर्विसेज तक सीमित थे। कॉमन मार्केट में हम ना केवल गुड्स सर्विसेज बल्कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड पीपल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्री फ्लो ऑफ पीपल एंड कैपिटल भी हम इंश्योर करते हैं। जैसे यूरोपियन सिंगल मार्केट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कस्टम मार्केट। अब इसमें जो ब्रिटेन था यूके एग्जिट कर जाता है ब्रेग्जिट के बाद, तो यूरोप इज नो इन यूरोप में ब्रिटेन इज नो मोर अ पार्ट ऑफ कस्टम कॉमन मार्केट। साथ ही अब आप स्विट्जरलैंड का केस देखिए, स्विट्जरलैंड भी जो है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमन मार्केट ऑफ यूरोप। तो कॉमन मार्केट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसे कि इट इम्प्रूव्स द लेबर मोबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेस, क्योंकि फ्री लेबर आपने इंश्योर कर दिया है। साथ ही ग्रेटर इकोनॉमिक कंपटीशन एंड इनोवेशन, स्टैंडर्डाइज करता है आपके लॉ एंड मार्केट प्रैक्टिसेस को। कॉन्स क्या क्या है, अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट, क्योंकि अब पर्सन एंड कैपिटल का फ्री मूवमेंट है, तो मान लीजिए अगर ये रीजन लेस डेवलप है एंड दिस रीजन इज हाई डेवलप, तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल होगा एंड पीपल होगा, तो ये रीजन रिलेटिवली लेस डेवलप रहेगा। इसके साथ ही इसको एक लॉ हार्मोनाइजेशन चाहिए। साथ ही प्रेशर फ्रॉम इकोनॉमिक माइग्रेशन, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जर्मनी ने बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस लगाना चालू कर दिए हैं क्योंकि जर्मनी वॉज फेसिंग हाई इलीगल माइग्रेशंस फ्रॉम द नेबरिंग नेशंस, तो जर्मनी इज ऑल्सो कंसिडरिंग दिस कॉमन मार्केट रेगुलेशंस। फाइनल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक यूनियन के रूप में देखा जाता है, जहां ना केवल कॉमन गुड्स सर्विसेज पे जीरो टैरिफ होता है बल्कि अब कंट्रीज उस लेवल पे आ जाती है जहां पे दे स्टार्ट हैविंग अ कॉमन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कंट्रीज डिसाइड करती है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या होगी, उनकी फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होगी, उनके बजट अलोकेशंस किस तरीके से डिसाइड होंगे। तो इसका जो एग्जांपल है वो यूरोपियन यूनियन एंड यूरो जोन के रूप में हमें देखने को मिलता है, जहां उनकी एक सेंट्रलाइज फिस्कल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है, आपने बहुत बार करंट अफेयर्स में देखा होगा कि ईयू में अलग अलग लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। तो बेसिकली ईयू में 3 काउंसिल्स हैं। जैसे सबसे पहले ईयू में होती है एक यूरोपियन काउंसिल जिसके प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा है। सो दिस गाय इज द एंटोनियो कोस्टा। सेकेंडली प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, सो उर्सुला वॉन डर लेयन जो है वो वर्तमान में इसके यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है। फिर एक यूरोपियन पार्लियामेंट होती है जिसकी जो प्रेसिडेंट है वो भी रॉबर्टा मेट्सोला है। तो ये आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन का एंगेजमेंट किस लेवल पे है कि दे हैव कॉमन लेजिस्लेटिव बॉडीज, दे हैव
कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो एक जो इकोनॉमिक यूनियन है दैट इज द फाइनल इंटीग्रेशन लेवल बिटवीन द इकोनॉमीज, द हाईएस्ट लेवल विच इज पॉसिबल। अब इकोनॉमिक यूनियन के ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही है, कुछ प्रोज भी हैं एंड कुछ कॉन्स भी हैं। जैसे कॉन्स में हम देखें तो लेस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक एंड सोवरेनिटी। यही एक कारण है कि आप देखिए स्विट्जरलैंड जो यूरोप का हार्ट कहा जाता है, इट इज़ मिडवे ऑफ द यूरोप, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ईयू बिकॉज द पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड इन 1992 जब, बिकॉज स्विट्जरलैंड इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जब वहाँ पे रेफरेंडम हुआ तो लोगों ने यूरोपियन यूनियन में जुड़ने से मना कर दिया। इसी तरह जो ब्रिटेन है वो ब्रेग्जिट के थ्रू इकोनॉमिक यूनियन से बाहर चला गया, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड पॉलिसीज थी दे वर हैविंग डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द यूके एज वेल। तो इसकी जो शेयर्ड मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज़ के लिए सूट करे, साथ ही क्राइसिस इन वन कंट्री अफेक्ट द एंटायर यूनियन एज वेल। ठीक है, आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि देर वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज आल्सो कंसिडरिंग अ इकोनॉमिक यूनियन विद द साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये जो न्यूज़ है ये सार्क सेक्रेटेरिएट की न्यूज़ है जो कि जुलाई 2020 की है। 2014 में समिट होती है सार्क की काठमांडू में, जहाँ पे सार्क की जो कंट्रीज हैं दे जॉइंटली सेट कि एक प्लान मैनर में एफटीए के थ्रू देन कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, कॉमन इकोनॉमिक यूनियन के थ्रू दे वर कंसिडरिंग टू फॉर्म अ इकोनॉमिक यूनियन, कि सार्क कंट्रीज का एक कॉमन इकोनॉमिक यूनियन हो जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ पीपल हो सके, कैपिटल हो सके। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि शुड इंडिया ऑप्ट फॉर सच इकोनॉमिक यूनियन, बिकॉज वी हैव आवर ओन चैलेंजेस, वी हैव वेरी नाइस नेबर्स, सो इज इट feasible फॉर इंडिया टू ऑप्ट फॉर अ इकोनॉमिक यूनियन? बिकॉज इफ यू सी द ट्रेड डेटा, साफ्टा में जो हमारा एफ टी है दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल एफ टी ए इंडिया हैज़ एवर डन। बट क्या केवल मॉनिटरी बेनिफिट के कारण इंडिया को सार्क का एक इकोनॉमिक यूनियन के रूप में कन्वर्जन करना चाहिए? यू प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये अलग अलग तरह के ट्रेड एग्रीमेंट थे वेयर वी स्टडीज की व्हाट इज पीटीए, व्हाट इज एफटीए, व्हाट इज सीएसीए, व्हाट इज सीएपीए। तो अगली बार जब भी ये न्यू टर्म्स आपकी माइंड में आएंगी तो ना केवल आप रटेंगे बल्कि आपको पता रहेगा कि बेसिक पर्पस, बेसिक यूटिलिटी क्या होता है और किस लेवल पे हम किस कंट्री के साथ इंगेज कर रहे हैं। ये देखिए साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन माइंस रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम्स। तो इंडिया ट्राई कर रहा है कि श्रीलंका के साथ हम एक सीएपीए साइन कर लें, बट जो इकोनॉमिक यूनियन है दैट इज इंडिया इज नॉट कंसिडरिंग एज ऑफ नाउ। सो लास्ट में इसको हम सम अप करते हैं। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है जहाँ पे आप लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमने कस्टम यूनियन, देन कॉमन मार्केट, देन इकोनॉमिक यूनियन एंड फाइनली पॉलिटिकल यूनियन। तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन आपका बढ़ता रहता है एंड जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि फिर आपकी शेयर मॉनेटरी पॉलिसीज होगी, शेयर फिजिकल पॉलिसीज होगी। तो इस तरह से ये अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट काम में करते हैं। इस सेगमेंट का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एनालाइज करेंगे कि अलग अलग जो एफ टी ए हैं वाई इंडिया इज ऑन अ लूजिंग साइड, और यूके के साथ जो हमारा एफ टी होने वाला है क्या उसमें इंडिया को परिणाम झेलने पड़ेंगे या नहीं झेलने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द तेज सिविल्स।